अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम कारगिल वॉर के हवाले से करने वाले हैं, जिसको लेकर इंडिया के एक साबका एयर चीफ ने ये ऐलान किया है कि उन्होंने कारगिल वॉर के दौरान अपने मिराज 2000 से पाकिस्तानी F-16 को 30 सेकंड के लिए लॉक किया था। और एयर टू एयर कॉम्बैट में 30 सेकंड के लिए किसी जहाज को लॉक करना ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में फॉर्मिडेबल चीज होती है। तो हम जरा माजी की डायनामिक्स को समझेंगे कि उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स इतना ज्यादा बेहतर परफॉर्म क्यों नहीं कर सकी, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया ने ऑपरेशन सेफ सागर किया, जिसके बाद इंडिया ने जंग में काफी ज्यादा कामयाबी हासिल की। दोस्तों, कारगिल वॉर को लेकर हम आपको कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी बताएंगे और उसके साथ साथ कुछ जो प्रीमियम किस्म के सोर्सेज होते हैं हम आपको उससे कुछ चीजें निकाल कर बताएंगे, जैसा कि एक अमेरिकन रिसर्चर बेंजामिन एस लैम्बेथ, उनका आपको हवाला देते हुए, और उसके अलावा जो परवेज मुशर्रफ की अपनी बुक है इन द लाइन ऑफ फायर, उसको लेकर भी। तो दोस्तों, मैं बताते चलूं कि ये जो जंग थी कारगिल वॉर, जिसे पाकिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट कहता है, इंडिया इसे फुल फ्लेज वॉर कहता है, तो ये चली थी अप्रैल से लेकर जुलाई तक। इसकी पीक एक देखी गई थी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की। वैसे कुछ चीजें इससे पहले भी चल रही थी। दोस्तों, इसको लेकर परवेज मुशर्रफ अपनी बुक इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं। उसमें एक पूरा चैप्टर है कारगिल वॉर के नाम से। उसमें उन्होंने मैप भी बाकायदा ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं कि किस किस जगह पर पाकिस्तान ने इंडियन चेक पोस्ट को ऑक्यूपाई किया था। तो बेसिकली परवेज मुशर्रफ अपनी बुक में ये लिखते हैं, जो कि पाकिस्तान के साबका आर्मी चीफ और सदर रह चुके हैं, वो कहते हैं कि इंडिया ने कुछ ऑफेंसिव वेपन्स को पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में बहुत करीब डिप्लॉय कर दिया था, और पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस मालूमात मौजूद थी कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करेगा। और नॉर्दर्न एरिया में पाकिस्तान का डिफेंसिव सिस्टम इतना कमजोर था कि इंडिया के उस हमले को रोका नहीं जा सकता था, इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए गए। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्या होती है कि दुश्मन के हमला करने से पहले ही हमला कर दिया जाए। इस वजह से पाकिस्तान ने दराज और कारगिल के कुछ एरियाज में इंडिया की जो फॉरवर्ड बेसिस थी उनको ऑक्यूपाई कर लिया, जिसमें बहुत ही ज्यादा अहम जो एक रोड था जो कि कारगिल से लेक की तरफ जाता था, और ये इतना स्ट्रेटेजिक रोड था कि पाकिस्तान ने जब इस पर अपना कब्जा किया तो इंडियन ट्रूप्स को फॉल बैक करना पड़ा था। अब इंडियन आर्मी के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी, तो उसके बाद मई के महीने में इंडियन एयरफोर्स को बुलाया जाता है। अब उसके बाद दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स जासूसी के लिए परवाजें भरना शुरू करती है, क्योंकि कारगिल और इस तरह के जो कश्मीर के नॉर्दर्न एरिया से इसकी उस वक्त के लिहाज से स्ट्रेटेजिक मैप्स भी इंडिया के पास बाकायदा मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर इंडियन एयरफोर्स को भी परेशानी का सामना था। लेकिन रिकॉनिसेंस के लिए बहुत सी फ्लाइट्स कंडक्ट की जाती हैं, और श्रीनगर एयरबेस पर MiG-21, MiG-23 और MiG-27 एयरक्राफ्ट को बुला लिया जाता है। मई का पूरा महीना ऑलमोस्ट इंडियन एयरफोर्स को रिकॉनिसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग में अपनी तैयारी मुकम्मल करने में लगता है, और इंडियन एयरफोर्स बाकायदा ऑपरेशंस अपने जून और जुलाई के महीने में करती है, जिसमें पाकिस्तानी पोस्ट पर बॉम्बिंग वगैरह की जाती है। इसी दौरान दोस्तों, पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल किए बगैर जो मैन पैड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है अंजा, उनसे इंडिया के 3 एयरक्राफ्ट तबाह कर देती है। एक MiG-21, जिसको आई थिंक ग्रुप कैप्टन ओझा उड़ा रहे थे, अगर मैं रैंक सही ना बोल सका हूं तो उसके लिए माजरत। उसके अलावा एक MiG-27, जिसको पाकिस्तान क्लेम करता है और इंडिया नहीं मानता, लेकिन ये जो यूएस रिसर्चर है वो इसे अपनी केस स्टडी में कंफर्म करते हैं कि एक MiG-27 भी डिस्ट्रॉय हुआ था। उसके अलावा एक Mi-17 हेलीकॉप्टर, जिसको पाकिस्तान ने शॉट डाउन किया था। अब दोस्तों, ये जो श्रीनगर में एयरक्राफ्ट भेजे इंडिया ने, उनमें से दोनों तरह के एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तान ने। अब उसके बाद इंडिया देख रहा था मिराज 2000 और MiG-29 की तरफ, क्योंकि वो ज्यादा अपग्रेडेड थे और ज्यादा बेहतर थे अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि जब इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स के थ्रू पाकिस्तान पर बॉम्बिंग कर रही थी, तो पाकिस्तान एयरफोर्स उस वक्त क्या कर रही थी? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा उससे पहले जाना होगा, यानी कि 1998 के दौर में, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान पर पाबंदियां लग जाती हैं। तो पाकिस्तान की पाबंदियों के चलते पाकिस्तान के पास जो बेहतरीन एयरक्राफ्ट था वो F-16 ही था, अमेरिकन साख था, और अमेरिकन पाबंदियों के चलते F-16 ऑलमोस्ट नाकारा हो चुके थे, यानी कि उड़ने के काबिल नहीं थे, स्पेयर पार्ट्स की कमी थी, और ज्यादा जो फ्लीट थी वो ऑलमोस्ट ग्राउंडेड ही आप समझ सकते हैं। कुछ इनके पीसेस थे जो पाकिस्तान ऑपरेशनली यूज कर रहा था, लेकिन उनके ऑपरेशंस भी पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूसली नहीं कर रहा था। ये एक बड़ी कमजोरी होने के साथ साथ उस वक्त एक दूसरी वीकनेस भी जिसको पाकिस्तान ने फेस किया, वो था BVR मिसाइल की कमी। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कोई भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल नहीं था, जबकि इंडिया के मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के पास सुपर 530D BVR मिसाइल थे, और जो इंडिया के MiG-29 थे, इनके पास थे R-27 BVR मिसाइल। और अब यहाँ जो इंडिया के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन जो उस वक्त थे और बाद में वो एयर मार्शल बने, नंबियार,
वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक F-16 एयरक्राफ्ट को, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता था, 30 सेकंड के लिए लॉक किया अपने रडार पर, बट उस पर फायर नहीं किया। दोनों कंट्रीज की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी कि LOC को कोई भी मुल्क का एयरक्राफ्ट पार नहीं करेगा। इसी तरह एक ये भी इंडिया क्लेम करता है कि उनके MiG-29 ने भी पाकिस्तानी F-16 को लॉक किया था, क्योंकि जो इंडियन मिराज 2000 और MiG-29 एयरक्राफ्ट थे, इनके पास BVR मिसाइल थे, तो इस वजह से ये लंबी रेंज से भी F-16 को लॉक कर सकते थे। इस दौरान इंडिया के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन शरपीद टोकेकर वो ये भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी F-16 ने भी अपने रडार पर इंडियन मिराज 2000 को लॉक किया था, यानी कि अगर उस वक्त BVR मिसाइल्स होते तो पाकिस्तान भी इस काबिल होता कि वो इनको शॉट डाउन कर सकता, लेकिन पाकिस्तान ने इनको अपने निशाने पर लिया, लेकिन चूंकि BVR मिसाइल ही नहीं था, सो लेटर ऑन वो लॉक टूट गया और पाकिस्तानी जेट्स वापस पलट गए और इंडियन जेट्स भी वापस आ गए। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पायलट ये भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी F-16 एक खास फासला मेंटेन करके रखते थे इंडियन एयरफोर्स के जेट्स से, क्योंकि BVR मिसाइल ना होने की वजह से एक पहले ही डिसएडवांटेज था, तो उससे बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते थे कि अगर इंडिया पहले BVR मिसाइल फायर कर भी दे तो उस BVR मिसाइल से पहले बचा जाए, और फिर क्लोज कॉम्बैट में चूंकि शॉर्ट रेंज मिसाइल पाकिस्तान के पास थे और वो बेहतर शॉर्ट रेंज मिसाइल थे AIM-9, तो उनसे फिर इंडिया का मुकाबला किया जाए। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जहां मिराज 2000 के पायलट ये क्लेम करते हैं कि हमने पाकिस्तानी F-16 को अपने निशाने पर लिया, वहां वो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तानी F-16 ने भी हमें अपने निशाने पर लिया, लेकिन यह आम चीज ये थी कि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान वीकनेस का शिकार था। वो इस तरह के पाकिस्तान के पास BVR मिसाइल्स नहीं थे, जबकि इंडिया BVR मिसाइल्स को प्रोसेस करता था। आगे चलकर NDTV, जो कि इंडिया की न्यूज एजेंसी है, वो ये भी क्लेम करती है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान ने BVR मिसाइल्स को एक्वायर किया, जैसा कि चाइनीज PL-10 और फिर अमेरिकन AIM-120C, जिसके बाद पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को दिखाया कि BVR फाइट किस तरह की जाती है। एंड अल्टीमेटली 2019 के उस शोडाउन में पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि उसने एक Su-30 MKI और MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया था, जबकि इंडिया अपने एक MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट का डैमेज ही कबूल करता है। तो दोस्तों, अगर इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करें तो जो हम देखते हैं कि पाकिस्तानी F-16 स्पेयर पार्ट्स की कमी का शिकार थे और BVR मिसाइल्स ना होने की वजह से एक डिसएडवांटेज में थे। वहां दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने भी बहुत सी मुश्किलात इस पूरे के पूरी वॉर में देखी, जैसा कि बगैर पाकिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल किए 3 इंडियन एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। उसके साथ साथ इस जंग के शुरू में इंडिया को यह भी पता चला कि उनके पास कश्मीर के स्ट्रेटेजिक मैप्स भी नहीं थे, जिसको आगे चलकर उन्होंने डेवलप किया और बहुत ही कम अरसे में उन्होंने इस तमाम चीज को क्रिएट किया। और उसके बाद पाकिस्तान के F-16 ने बगैर मिसाइल्स होते हुए भी मिराज 2000 को अपने रडार पर लॉक किया, जो कि अपने आप में एक फॉर्मिडेबल चीज है। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।